प्रेजेंटेशन का मैंने बता दिया कि आप एमएनसीज में जाते हो तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करने होते हैं, इंटरनेशनल डेलीगेशंस आई हुई होती हैं या प्रोजेक्ट क्लाइंट को प्रेजेंट करने होते हैं, तो वो वहाँ पर भी आपको मिलते हैं। उसके अलावा वो प्रेजेंटेशन जो आप क्लास में टीचर्स को प्रेजेंट कर रहे होते हो, प्रेजेंटेशन होती है आपकी, वो भी आपको वो भी पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्पीचेस के अंदर आ जाते हैं वो स्पीचेस, वो तकारीर जो जिसमें आप ओपिनियटेड होते हो, आप दलील पे बात करते हो और अपना ओपिनियन भी पेश करते हो, ठीक है। सिंपल मैं क्लियर बता रही हूँ कि इसमें डिवीजन ऐसे होगा, ओपिनियटेड होगे, अपना ओपिनियन दोगे स्पीचेस के अंदर और दलाइल पेश करोगे। दलाइल कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, और हाँ डिबेट्स के दौरान आप जजेस को मुखातिब भी नहीं करते या अपनी किसी स्पीच में जजेस का नाम भी नहीं लेते, ये उसूल होता है। अगर आपने ले लिया तो जजेस के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, जो जिसका दिमाग खराब होगा वो काट भी देगा इसके मार्क्स, ठीक है। हमें भी अगर हम चैनल पे स्पीच करते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि आपने जजेस का नाम नहीं लेना, नाम लेकर के उनका एक्सपोजर वाली कहानी तो नहीं होती है। वो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे तो नहीं लेते जजेस को मुखातिब, यूँ समझते हैं कि जजेस है ही नहीं, लेकिन आपने जजेस को कन्विंस भी कराया है। जजेस आपकी ऑडियंस की जो ग्रैब कर रहे होते हैं ना ऑडियंस को, उसके भी मार्क्स होते हैं। मिसाल के तौर पर कितनी तालियां आप पे बची है और आपकी स्पीच ऑडियंस ने कितने गौर से सुनी है, इसके भी मार्क्स जजेस काउंट कर रहे हैं। तो ओवरऑल चीज़ें काउंट हो रही है, आपकी ड्रेसिंग काउंट होती है, ड्रेसिंग पे बहुत ज़्यादा डाटा जाता है पब्लिक स्पीकिंग पे, क्योंकि आपको ओवरऑल जो है ना डेवलपमेंट पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है। तो आप मिसाल के तौर पर आपने घर की चप्पल वॉशरूम की पहन के आ रहे हैं, जजेस से लेकर तो डांटेगा, सो के उनके शलवार के पीछे आगे कपड़े भी चेंज नहीं, स्त्री तक नहीं है, डांट पड़ेगी। पढ़ी है ये नहीं है नहीं पढ़ी, बहुत सारे डिबेटर्स को पढ़ी है, उसके बाद बहुत सुधरे। मोस्टली कोशिश किया करो कि पैंट कोट पहनते जाओ या शलवार कमीज पे कोट पहनते जाओ, अपनी ड्रेसिंग बिल्कुल क्लियर रखा करो। अगर लड़के हिजाब दे रही है तो कोई मसला नहीं है, हिजाब या बाइस को मसला नहीं, लेकिन साफ सुथरा प्रेस के साथ, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी पर्सनैलिटी पर। उसके अलावा तो क्वेश्चन फिर मूव करते हैं पार्लियामेंट्री डिबेट, ये कन्वेंशनल डिबेट कहलाती है, ठीक है। एक होती है पार्लियामेंट्री डिबेट। पार्लियामेंट्री डिबेट में थोड़ा सा ये होता है कि उसमें ऑडियंस नहीं, उसमें दो जजेस आगे बैठे होते हैं और तीन टीम्स कम्पीट कर रही है, तीन टीम का पेयर बना होता है, तीन लोगों का एक पेयर होगा, तीन लोगों का एक पेयर होगा, तीन बच्चे यहाँ बैठे होते हैं, तीन बच्चे यहाँ बैठे होते हैं, वो एक खाली कमरे में डिबेट चल रही है। तो उसमें ये होता है कि आपका जो ऑडियंस ग्रैप का जो एक्सपोजर है वो थोड़ा सा रह जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट डिबेट अगर कहते हैं तो पार्लियामेंट्री, क्योंकि वो आपको वे ऑफ थिंकिंग तक सारी चीज़ों को याद करना, उसी वक्त टॉपिक मिलेगा, उसी वक्त 7 मिनट की स्पीच करना, फिर आसान बात नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम हम सीख जाते हैं। जजेस बैठे होंगे, तीन टीम यहाँ पर है, एक इदारे की, एक टीम यहाँ पर है, एक इदारा, एक में 3 लोग, एक में 3 लोग होते हैं, इसे कहते हैं पार्लियामेंट्री डिबेट। पहले ऐसे लीडर ऑफ द हाउस बोलेगा, दूसरे साइड का जो है अपोजिशन लीडर, फिर एक और बंदा वहाँ से बोलेगा, फिर एक और बंदा यहाँ से बोलेगा, फिर जो लास्ट वाला होगा। इसे लाइन ऑफ आर्गूमेंट्स कहते हैं कि डिबेट चलती है, जो पहला स्पीकर यहाँ से बोलता है, स्पीकर 1 इसी इदारे का, तो वो डिबेट को करारदाद को ऑफिंग करेगा, ऑफिंग करने के बाद उसको डिफाइन करेगा, फिर उसका स्पीकर दूसरे साइड में स्पीकर 1 ऐसे बोलेगा जिससे लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर है, तो दूसरा स्पीकर होगा वो करारदाद में दलाइल पेश करेगा। जो थर्ड स्पीकर होता है, तीन टीम की टीम बनती है और पेयर के साथ काम किया जाता है। जो थर्ड स्पीकर होता है वो करारदाद में दलाइल पेश करेगा, रद्द दलील पेश करेगा, उसके अलावा करारदाद को समअप भी करेगा, उसने जितनी बातें की है उसको समअप करेगा। तो इस तरह से वो डिवीजन पार्लियामेंट्री में। और इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास MUN। MUN किसने किया? मॉडल यूनाइटेड नेशन। आपने किया है? कौन से असेंबली किया है? हाँ, आपने PhD किया है। ओके, MUN बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिबेट और एजुकेशन और स्पीच से बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी होगी डिबेट है, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। MUN मॉडल यूनाइटेड नेशन है, उसमें बच्चों को यूनाइटेड नेशन का मॉडल बना करके बिठाया जाता है। मिसाल के तौर पर UN के अंदर 5 कमेटीज़ हैं या 4 कमेटीज़ हैं, UN, UNHRC, UNSC, स्टैकपोल, डाइसेक जो कमेटी होती है वो आर्म्स को देखती है, ओवरऑल वर्ल्ड के जितने भी आर्म्स एक दूसरे से जो लेन देन होती है आर्म्स की वो देखती है। UN होता है पूरी दुनिया के वुमेन के मामला देखती है, ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी किसी मुल्क के अंदर हो रही है या कोई भी वुमेन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो UN वुमेन में डिस्कस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाती है एक और कमेटी थी UNSC सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड
अपडेटेड होती है, तो उसमें पूरी वर्ल्ड के जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो बैठते हैं और सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी इशूज़ होते हैं, मिसाल के तौर पर एक जॉब लगती है या इसराइल फलस्तीन हम बताते हैं तो ये यूएनसी के अंदर ही केस होता है, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर 2 कमेटीज और ऐड की जाती हैं मॉडल यूनाइटेड नेशन के अंदर, पाकिस्तान नेशनल असेंबली और दूसरी कौन सी है, क्राइसिस कमेटी। मोस्टली क्राइसिस कराची के अंदर देखी जाती है, वैसे नहीं पीएनई होती है, एक ही बाइलिंगुअल कमेटी। पीएनई में पाकिस्तान नेशनल असेंबली का एक स्ट्रक्चर पेश है। आप स्टूडेंट हो, यहाँ बैठे हो, आपकी वो स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा कि आप बिलावल हो, आप आसिफ अली जरदारी हो, आप जो है इमरान खान। नहीं, ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप किसी के पर्सपेक्टिव को लेके चलना है, इसमें आपने अपने पर्सपेक्टिव को नहीं भूलना, अपना स्टांस नहीं भूलना। बाकी तो हमारे ओपिनियन और केसेस और धक्का मुक्की सब पे चला रहता है, लेकिन यहाँ पे अपने स्टांस बहुत स्ट्रॉन्ग रखना होता है। मिसाल के तौर पर मुझे नहीं पसंद बिलावल, लेकिन अगर मुझे वहाँ पे मिली है बिलावल को अपनी पर्सनैलिटी तो मैंने उसके स्टांस को पकड़ के रखना है, ठीक है। मुझे नहीं पसंद नवाज शरीफ, लेकिन अगर मुझे नवाज शरीफ की पर्सनैलिटी मिली है तो मैं उसका स्टांस पढ़ के जाऊँगी उसकी पार्टी, ठीक है। ये होती है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए कि बच्चों को पॉलिटिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, बच्चों को पता हो कि कौन सी पार्टी का क्या स्टांस है। एक नॉर्मल बच्चे को, एक नॉर्मल स्टूडेंट को नहीं पता होता कि कौन सी पार्टी किस स्टांस पे काम कर रही है और उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर हैरारकी किसी को नहीं पता है, आप लोगों को भी नहीं पता होगा, पता है किसी को पाकिस्तान किन चीज़ों पे बेस कर रहा है। पाकिस्तान की जो एग्जेक्टिव बॉडी है और लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, 3 जो है क्या है, पता है किसी को? नहीं पता, लेकिन जो बच्चे ये मोटे हैं, तो ये स्ट्रक्चर हर किसी को नहीं पता, लेकिन जो बच्चे एडमिट करते हैं उनको ये समझ आती है, टाइमली आपके लिए आ जाती है। शुरू में आप किसी भी डिबेट में बैठोगे तो समझ नहीं आएगी आप क्या चल रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ आप शौक के साथ साथ आप करते जाओगे तो उसे समझ आना शुरू हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से अच्छा ग्रो अप करना शुरू होगा। पाकिस्तान के 3 पिलर्स होते हैं, जुडिशरी, एग्जेक्टिव बॉडी और लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर वो लोग होते हैं जो कानून बनाते हैं, अभी मेरे पे आ रहे कानून बनाने वाले वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर होते हैं। हमारी असेंबली जो नेशनल असेंबली है वहाँ पे जितने भी लोग इलेक्ट होने जाते हैं वो वहाँ पर किसी भी मैटर पे डिबेट करते हैं प्रॉपर। डिबेट के बाद वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी तो वो कमेटीज करती है जो हमारे लेजिस्लेचर है, उन्हें लेजिस्लेचर कहा जाता है, जो नेशनल असेंबली के अंदर एमएलए बैठे हुए, ठीक है। वो जो है उस चीज़ पे डिबेट करते हैं प्रॉपर्ली, फिर वो अमेंडमेंट कर रहे थे, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हो या पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी रूल्स या रेगुलेशन लागू करना या कोई कानून बनाना, ये लॉज ये लोग करना जो लेजिस्लेचर। जुडिशरी का काम क्या होता है भाई बताओ? कोई भी लॉ बन गया उसको सेफगार्ड करना किसका काम है? जुडिशरी का काम। कोई भी लॉ तोड़ता है जुडिशरी क्या करेगी, उस पर पेनल्टीज डालेगी या उसके ऊपर जो भी उसकी सजा बनती है वो देना जुडिशरी का काम। उसके बाद आती है एग्जेक्टिव बॉडी। एग्जेक्टिव बॉडी के अंदर आ जाता है हमारे ब्यूरो ऑफ ट्रेड्स, जिसमें सीएसएस ऑफिसर्स होते हैं, जिसमें हमारे आर्म फोर्सेस। तो कोई भी कानून लेजिस्लेचर ने बना लिया, कमेटी ने बना लिया, कानून पास हो गया, वो पास होने के बाद जाता है एग्जेक्टिव बॉडी के पास, ठीक है। एग्जेक्टिव बॉडी उसे अप्लाई करेगी। मिसाल के तौर पर कानून बन गया कि 120-80 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा जाने वाले बंदा और जो है 5000 की पेनल्टी करेगा, ये कानून करेगा। किसी ने भी रोड में तेज़ गाड़ी चलाई और सिग्नल देख किया तो उसको 5000 रुपये पड़ेंगे, ये कानून बन गया पाकिस्तान के अंदर। एक एग्जाम्पल दे रही बना लिया। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? हमारी फोर्सेस, हमारी एग्जेक्टिव बॉडी जो इम्प्लीमेंट करने वाली है। ऑफकोर्स जो ऑफिसर्स होंगे उस चीज़ को टैकल अप करेंगे कि कोई कानून को तोड़े ना, पूरा प्रॉपर तरीके से वो कानून इम्प्लीमेंट हो, ठीक है, वो एग्जेक्टिव बॉडी। और उसको लुक आफ्टर करेगी जुडिशरी। जुडिशरी का काम था जो कानून तोड़ दिया, केस आया, केस गया, फिर जुडिशरी में चलता है, जुडिशरी पे। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ना। इसके बाद जब लेजिस्लेटिव बॉडी जब कानून बनाती है, पास करवा के असेंबली से पास होती है, वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास जाकर के वो साइन लेता है। जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो वो कानून पास करता है। और अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करता और उस पर कोई रिएक्शन नहीं देता तो 12 दिन की टाइम लगे, 12 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। लास्ट टाइम पूरे पाकिस्तान में हलचल मची थी कानून को लेकर के, याद है किसी को? पीटीआई से रिलेटेड एक कानून था जो लेजिस्लेटिव बॉडी ने पास कर दिया था और प्रेसिडेंट ने कहा मैंने तो देखा ही नहीं था, वो 12 दिन बाद खुद ही पास आउट हो गया। वो कानून ये था कि अगर कोई क्राइम करता है तो उसके घर में ऑटोमेटिकली घुस के उसके घर की औरतें भी होंगी तो उन्हें उठा लेते, इस तरह का कानून पास हुआ। ऐसा ही है,
पॉलिटिकली थोड़ी डिबेट होती है एमपीएस के अंदर, क्योंकि नेशनल असेंबली है। अब क्या हुआ कि हमने अनवॉट मिलता है, उसमें आपने जाके ना डिप्लोमेसी कर ली, आपने सामने वाले को कन्विंस करना होता है कि आज हम पार्टी ज्वाइन कर लो, हमें वोट दे दो, हमारा पेपर पास करो। जब हमारे वोट करने का टाइम आया तो हमने डिप्लोमेसी की थी और शहबाज शरीफ को कन्विंस कर रहे थे कि हमारा पेपर पास है। और जब वोटिंग का टाइम था तो शहबाज शरीफ हमारे साथ बैठे हुआ था वोट करने हमारे, और हम पीटीआई। तो ये यहाँ पे मिस्टेक होती है अगर आपको अपना स्टांस ना बताओ। उसे शायद ये नहीं पता था। हाँ बोलो। हैप्पी बन गया है। उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि मैं पीपल्स पार्टी के प्रेजेंट कर रहा था, तो सेनेट के लिए हुआ था कि रिवोल्ट बॉय टनल और बेचारे वो फैसल जावेद साहब देखने लगे, दो तीन दिन उन्होंने कॉम्पिटिशन में सीबीआई के साथ सामने पास करवा लिया था पीपल्स पार्टी, लेकिन उससे ये वो काफ़ी होके और चले गए क्योंकि हम लोगों ने रिवोल्ट करवाई डिप्लोमेसी के जरिए और फिर वो हमारे साथ बैठ गए, इसकी वजह से काफ़ी वोट गया हमारे। पीपी ने रिवोल्ट करवाई सीबीआई के साथ। जी, ये होती है पॉलिटिकल डिबेट। अगर आपको स्टांस पता होता है तो आप वहाँ पे बैठते हो और अपने ही ओपिनियंस देते हो। उसमें 1 मिनट की स्पीच होती है, कभी 30 सेकंड की स्पीच होती है, तो वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता बोलना, लेकिन आपको अगर आपके पास नॉलेज, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कंसाइज करते हैं। इसमें होता है सुबह से आप जाके बैठते हो और वहाँ पर लगती है जनरल असेंबली, जनरल स्पीकर GSN। उसमें आप जनरली टॉपिक को डिस्कस करते हैं। साथ में अपना इलेक्शन है, पाकिस्तान में इलेक्शन की जो है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो इसमें पॉलिटिकल थोड़े से टॉपिक्स होते हैं जिन बच्चों को पॉलिटिक्स का शौक होता है या इन सारी चीज़ों में, तो वो इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहा है। तो जनरली पॉलिटिक्स, इलेक्शन में क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, EVM मशीन आनी चाहिए या 4 लोगों की कमेटी बनानी चाहिए, इस हवाले से यहाँ पे जनरली स्पीकर GSN के अंदर जनरली स्पीच। उसके बाद लगती है मॉड कहते हैं मॉडरेट कॉकस। वो स्पेसिफिक सब टॉपिक्स आप लोग बना रहे हो, तो वो स्टूडेंट्स खुद ही बैठ के बना रहे हैं। वो सब टॉपिक्स आप बताते हैं, हैंड रेज करते हैं, फिर उसमें आप बताते हैं सब टॉपिक्स। उन सब टॉपिक्स पर फिर डिबेट होती है। जो एक टॉपिक पास हो जाता है मेजॉरिटी वोट से, फिर उस पर डिबेट तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए सब जो है एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार मेरा टॉपिक पास कर पा रहा नहीं। जिसके ज़्यादा टॉपिक पास हुए हुए होते हैं तो ऑफकोर्स उसका अवार्ड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो जो है इस तरह से एक दूसरे को कन्विंस, ये नहीं कि यार मेरा करवाते हैं, वो कन्विंस करते हैं। अभी हम इस पर बात करते हैं, इस पर बात करेंगे तो ये होगा कि हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। तो एमयूएन होती है 3 दिन, GSN, मॉडरेट कॉकस, अनमॉड, फिर मॉडरेट कॉकस, अनमॉड। 6 मॉडरेट कॉकस के बाद तो लास्ट डे होता है बच्चा रेजोल्यूशन पेपर। जितनी 3 दिन की डिबेट हुई उसको एक पेपर पर स्ट्रक्चराइज कर रहे होते हैं कि जो सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। मेजरली इसमें आपको ये चीज़ समझ आती है कि आप पढ़ते हो फिर सॉल्यूशन मेकिंग की जानब चाहते हो। ओके, मसले तो हर कोई बताता है लेकिन सॉल्यूशन हर कोई बताता है, ऐसा ही वही ठीक है। पाकिस्तान में इलेक्शन का मसला है, लेकिन उसके रिफॉर्मेशन में क्या कर सकते हैं, उसके रिफॉर्मेशन में हम चेंजेस ला सकते हैं, हम EVM मशीन ला सकते हैं, अपने अपने आइडियाज़ देते हैं और उनकी रिफॉर्मेशन बता रहे होते हैं कि हम EVM मशीन ला सकते हैं और उसमें इतना बजट आएगा और इस बजट को ये कमेटी टैकल करेगी। कौन सी कमेटी करेगी, ये कमेटी करेगी, इसका बजट कहाँ से आएगा, वो सारी चीज़ें जो है वही बच्चे बैठ के बना रहे हैं। तो फिर वो एक प्रॉपर रेजोल्यूशन पेपर बन जाता है जिसमें अगर सब मिलके बनाए तो वो उनकी मर्जी होती है। कभी कभी 10 बच्चों की कमेटी में 4 पेपर भी मिल जाता है, लेकिन कास्ट मेजोरिटी ऑफ वोट्स है। फिर उन 4 पेपर पे वोटिंग होती है, सब अपने अपने क्लॉसेस बयान करते खड़े होकर कि हमने ये पेपर पास किया, और उसमें 4 पे वोटिंग होती है और फिर जिसके ज़्यादा वोट होते हैं वो पेपर पास करते हैं। उसी नेशनल